हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हार्दिक मिश्रा और ये मेरी ब्लैक लेटर एकेडमी पे पहली वीडियो है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, क्रिमिनल पार्ट और सिविल पार्ट। तो सिविल पार्ट्स के कई सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर करूँगा इस चैनल के ऊपर। और आज सबसे पहले मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपका स्वागत करता हूँ। तो जिस तरीके से आप मेरे पीछे जो स्लाइड आ रही है वहाँ पर लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो दैट मीन्स कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पास हुआ था। इसके बाद में मैं आपको इनकी असेंट की डेट और इन्फोर्समेंट की डेट दोनों बताऊंगा। पर मेरी पहली एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपने पास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बैरेक्ट और एक कोई रजिस्टर जो भी आप चाहते हैं कि आपके साथ में रहे, जिसमें आप अपने नोट्स बनाएं, वो चीज़ें आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फिर आपको जो भी बुक रेफर करनी है अपने पॉइंट्स ऐड करने के लिए या फिर टॉपिक का और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेट से। तो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है दो डेट्स के बारे में कि असेंट और इन्फोर्समेंट डेट, तो दोनों में अंतर ये है कि असेंट मतलब कि उस समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को गवर्नर जनरल ने असेंट कब दिया था, यानी कि जैसे हमारे एक्ट आज के ज़माने में 1947 के बाद में प्रेसिडेंट असेंट देते हैं और उसके बाद में पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट का असेंट लिया जाता है। वैसे 1947 से पहले जो भी एक्ट पास हुए वहाँ पर गवर्नर जनरल का असेंट मिलता था। तो गवर्नर जनरल ने असेंट दिया था 25 अप्रैल 1872 को, और फिर ये एक्ट देश के अंदर एनफोर्समेंट में कब आया था, तो 1 सितंबर 1872। याद रखिए दोनों की डेट अलग अलग है पर ईयर सेम है। कई बार ऐसा होता है अमूमन कि डेट जो होती है असेंट की वो 1-2 साल पहले की होती है और ईयर जो होता है 1-2 साल बाद का होता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पर 25 अप्रैल 1872, 1 सितंबर 1872 दोनों सेम ईयर के अंदर हुआ था। अब हम आते हैं चैप्टराइजेशन पे कि किस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज के ज़माने में डिवाइडेड है चैप्टराइजेशन के अंदर। सबसे पहला जो चीज़ आपको याद करनी है और हम जिस चीज़ को आगे 3-4 लेक्चर्स में कवर करेंगे वो है जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जो कि सेक्शन 1 से सेक्शन 75 के बीच में है। तो मैंने दो चीज़ें यहाँ पर रेड से हाईलाइट कर रखी हैं, एक है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक है जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये दोनों चीज़ें आज भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बैरेक्ट में जो चीज़ आप जो बैरेक्ट आपके पास में है उसमें यही चीज़ें होंगी कि 1 से 75 है और उसके बाद डायरेक्टली सेक्शन 124 से 238 का पार्ट कवर कर रखा है। तो ये दो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं ब्लैक फॉन्ट्स के अंदर कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप, ये दोनों चीज़ें पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी पर अब इनकी सेपरेट बैरेक्ट बना दी गई है। तो वो जो कोर्स जिस कोर्स में ये बैरेक्ट रहेंगी हम उसको कवर कराएंगे इसी चैनल के ऊपर। पर अभी जो चीज़ें हमें ध्यान रखने के लिए है वो ये है कि सेक्शन 1 से 75 जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एग्जांपल लाइक बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर 124 से 238 के अंदर कवर कर रखी है। अब सबसे पहले जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि 1 से 75 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है प्रिलिमिनरी पार्ट, जो हर बैरेक्ट में होता है, जैसे कि आईपीसी में भी है 1 से 5 सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट में बता रखा है कि प्रिलिमिनरी पार्ट 1 से 2 सेक्शन के अंदर है, यानी कि सेकंड सेक्शन तक सिर्फ प्रिलिमिनरी पार्ट को कवर करा गया है और ये किसी भी चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये बात याद रखने की है कि यहाँ पर जो चैप्टर 1 है वो है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। किस तरीके से एक प्रपोजल को कम्युनिकेट किया जाएगा, रिवोक किया जाएगा या फिर किस तरीके से एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा। चैप्टर 2 बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल कौन कौन से होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, यह है सेक्शन 10 से सेक्शन 30 तक। चैप्टर 3 है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 31 से 36, ये भी हम आगे कवर कराएंगे। और इसी तरीके से कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होती है, ये सेक्शन 37 से 67 के अंदर है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर 5 के अंदर दे रखा है हमारी बैरेक्ट में, सेक्शन 68 से 72 के बीच में। और जो लास्ट है, यानी कि बैरेक्ट का लास्ट नहीं है, सिर्फ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो लास्ट पार्ट है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है और हमारे पास क्या क्या रेमेडीज रहती हैं वो दे रखा है सेक्शन 73 से 75 के बीच में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ प्रिलिमिनरी पार्ट को कवर करेंगे, पर ये याद रखने वाली बात आप याद रखिएगा कि ये किसी भी चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये अपने आप में ही एक पार्ट है। और जो हमारा चैप्टर 1 है वो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल है। तो सबसे पहले प्रीएम्बल, किसी भी बैरेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके प्रीएम्बल के बारे में जानना पड़ता है कि ये एक्ट क्यों बनाया गया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था और ये क्या कहना चाहता है या क्या चेंजेस लाना चाहता है सोसाइटी में। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि वेरियस इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद में एक एक्ट है,
ऐसे ही कई सारे एक्ट हैं हमारे पास में जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डील करते हैं, जैसे कि टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो एक्ट हैं ये सिर्फ ऐसे कई पार्ट्स, सिर्फ कुछ पार्ट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, उनके बारे में कई सारे चीज़ों का डेफिनेशन दे रहा है, जैसे कि प्रपोजल क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो आगे कहीं पर भी किसी एक्ट के अंदर अगर ये डेफिनेशंस यूज हो तो हमें समझना है कि इनका मीनिंग क्या है। और कुछ पार्ट्स को अमेंड कर रहा है जो इस बैरेक्ट के अंदर दिए गए हैं, तो अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जैसे मैं आता हूं प्रिलिमिनरी पार्ट पर, सेक्शन 1 से 2 के बीच में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला सेक्शन 1 है, अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं कि ये शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट है और इस पर ध्यान नहीं देते, पर यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइटल में जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले कि ये जो एक्ट था वो 1 डे ऑफ सितंबर को 1872 में एनफोर्समेंट में आ गया था। और जो इसका सेकंड पैरा है, सेविंग क्लॉज, वो बताता है कि नथिंग हियर इन कंटेन शैल अफेक्ट द प्रोविजन। अब ये जो 4 लाइनें हैं, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि ये क्या कहते हैं, और फिर जो ये लाइनें हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे जो मेरा एग्जाम्पल होगा उससे रिलेट कर जाएंगी। अब मान लीजिए कि मेरा एक घर है, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, मेरा घर 30 साल पुराना है, ठीक है। अब वहां पर मेरा घर मेरा है, तो वहां पर मैं सबसे बड़ा हूं उस घर के अंदर, और जो भी मेरे घर में लोग रह रहे हैं तो वहां पर जो रूल्स बनाऊंगा उस घर के वो मेरे होंगे कि किस इस घर में सामान यहाँ रखा जाएगा, इस घर में चप्पल यहाँ रखी जाएगी, शूज़ यहाँ रखे जाएंगे। वैसे ही मैंने एक रूल बना दिया अपने घर के अंदर कि मेरे घर में टीवी दोपहर में 3 से 5 ही चलेगा, ठीक है। तो मेरे घर के जो लोग हैं वो टीवी देखने का उनको पता है कि हमारे घर में रूल है 3 to 5 PM के बीच में टीवी चला सकते हैं हम लोग। पर मैंने वहाँ पर ये नहीं बताया कि उस टीवी में क्या चलेगा। अब मान लीजिए मेरे घर में जो बच्चे हैं वो वहाँ पर PS5 कनेक्ट कर 3 से 5 बजे के बीच में खेलते हैं, और एक दिन मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे घर पे जो टीवी था उसमें 3 से 5 बजे के बीच में कोई वेब सीरीज, कोई सीरियल, कोई और एंटरटेनिंग प्रोग्राम नहीं चल रहा, पर वहाँ पर गेम खेला जा रहा है। तो क्या जो रूल्स मैंने सेट करे हैं अपने घर के लिए, वहाँ पर वो जो मेरे बच्चे वहाँ पर जो वो चीज़ कर रहे हैं उस टीवी में, वो उस चीज़ को अवॉइड कर रही है? नहीं, मैंने सिर्फ ये रूल बनाया है कि मेरे घर में टीवी 3 से 5 बजे चलेगा, पर मैंने ये नहीं बताया कि उसमें क्या चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में ये चीज़ें बता रखी हैं कि जो भी चीज़, जैसे कि कोई प्रोविजन है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दे रखी, कोई स्टैट्यूट है, कोई एक्ट है, कोई रेगुलेशन है जो कि अभी हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडियन लॉ के अंदर एक्सप्रेसली रिपील नहीं करे गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो वहां पर, या फिर कोई और कस्टम जो कि ट्रेड करने में आज भी चलता आ रहा है, कहीं गांव में, कहीं शहरों के अंदर कोई कस्टम है कि किसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे, अगर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी प्रोविजन को वायलेट नहीं कर रहा है ना, तो उसे हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे घर में जो टीवी है वो 3 से 5 बजे चल रहा है, तो वो रूल को फॉलो तो कर ही रहे हैं ना कि कुछ भी करें पर वो टीवी 3 से 5 चलेगा। तो वहाँ पर यही चीज़ है कि ये जो एक्ट है, जो इसके प्रोविजंस हैं, कोई भी ऐसा अदर एक्ट इसके प्रोविजंस को कहीं भी वायलेट नहीं करना चाहिए, तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो जैसे कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको सेक्शन 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पे। मैं इस स्लाइड पर जैसे ही चेंज करूंगा आपको सेक्शन 2 विजिबल हो जाएगा, पर मैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, इसे थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर एक्सप्रेस करना, क्योंकि ये सेक्शन अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो अब मैं आता हूँ सेक्शन 2 के ऊपर। जैसे कि सेक्शन 2 का क्लॉज ये है, वो कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि यहाँ पर मैंने जो चीज़ येलो से हाईलाइट कर रखी है उसके बाद में मैंने बता रखा है कि इज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ये जो पूरी डेफिनेशन है ये प्रपोजल के बारे में। इंडियन लॉ में इसे प्रपोजल कहते हैं और इंग्लिश लॉ में इसे ऑफर कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि एक व्यक्ति, 2 पार्टीज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे ये चीज़ करवानी है, तो वहां पर इसीलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट कर रखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां पर जो मेरा घर है वो 30 साल पुराना है, और आज के जो घर हैं आप जानते हैं कि बहुत अच्छे बनते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस होते हैं, और उस समय सिर्फ फोकस ये रहता था कि घर बनाने पे फोकस होता था, और आज के ज़माने में घर होता है कि घर दिखने में थोड़ा अच्छा हो। तो जैसे कि मेरा घर है वो 30 साल पुराना है जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर का रेनोवेशन हो जाए। अब इसके लिए कहीं से मैंने 10 लाख रुपए का जुगाड़ कर लिया, और फिर मैं गली गली भटका कि एक मुझे रेनोवेशन के लिए कोई अच्छा आर्किटेक्ट मिल जाए।
उसके बाद में बहुत मिन्नतों के बाद में लोगों से कॉन्टेक्ट करके मुझे एक अच्छे आर्किटेक्ट का नंबर मिल गया। फिर मैं उनके पास में गया, उनके ऑफिस पे मैंने उनकी अपॉइंटमेंट ली और फिर मैं उनसे मिला और मैंने उन्हें कहा कि सर ये मेरा घर है, आप एक बार चलिए। फिर वो आते हैं मेरे घर पर और हम दोनों बैठ के हमारे घर को देखते हैं और फिर उसके बाद में मैंने उनको कहा कि ये 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा और इसके बदले में आप मेरा घर जो है उसे पूरी तरीके से नए जैसा कर दीजिए, यानी कि रिनोवेशन कर दीजिए और आज के जो सोसाइटी है, आज का जो युग है, उसके तरह से दिखे कि ये घर आज के ज़माने में बनाया गया है। ठीक है, तो आप अब जब मैंने उन्हें ये ऑफर किया तो यहाँ पर मैंने अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मुझे मेरा घर रेनोवेट कराना है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मैंने सामने वाले आर्किटेक्ट को ये बताया कि मुझे मेरा घर रेनोवेट कराना है। इसके लिए मैंने अपनी विलिंगनेस दी, ठीक है, कि मुझे मेरा घर रेनोवेट कराना है। और उसके साथ साथ अगर मैं उन्हें ये कह देता हूँ कि सर जब भी जितने भी महीने हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप मेरा घर इतने, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे 3 महीने में वो कहते हैं कि मेरा घर रेनोवेट कर देंगे, और उस 3 महीने के अंदर मैं उनसे एक और प्रॉमिस ये ले लेता हूँ कि सर जब तक भी मेरा काम चलेगा उस समय आप किसी भी दूसरे व्यक्ति का काम नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, शायद मेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या फिर मेरा टाइम ज़्यादा लग जाए मेरे काम कराने में। तो ऐसे विलिंगनेस के थ्रू या मतलब ऐसी इच्छा मैंने उनके सामने व्यक्त करी और मैंने उन्हें कहा कि आप साथ साथ मुझे ये भी प्रॉमिस कर दीजिए कि आप जब तक भी 3 महीने मेरा काम चलेगा आप कहीं और अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और सिर्फ मेरा काम सबसे पहले करेंगे, मुझे प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी इच्छा व्यक्त करी अपनी विलिंगनेस के थ्रू, या और साथ साथ या फिर मैंने उन्हें एब्सटेन कर दिया कि आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ पर मेरे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए मेरे काम की। तो ये सब मैंने क्यों किया? ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि मेरा घर रेनोवेट हो जाए और मैं चाहता था कि उनका असेंट मिल जाए मुझे इस काम के अंदर कि हाँ सर मैं जो भी आप बोल रहे हैं मैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करूंगा। तो ये यहाँ पर अभी कुछ भी आर्किटेक्ट की तरफ से नहीं हुआ, यहाँ पर सारी जो चीज़ें चल रही है सेक्शन 2 क्लॉज ए में प्रपोजल के अंदर वो सिर्फ मेरी तरफ से है कि मेरी इच्छा थी और मैंने अपनी विलिंगनेस बताई और मैंने उनको साथ साथ एब्सटेंड किया कि आप दूसरा कोई काम नहीं लेंगे। क्यों? ताकि मुझे उनका असेंट मिल जाए और ये एक प्रपोजल की परफेक्ट डेफिनेशन है। तो यहां पर इंडियन लॉ में इसे प्रपोजल कहते हैं और इंग्लिश लॉ में ऑफर आएगा। अब क्लॉज बी, सेक्शन 2 का क्लॉज बी बोल रहा है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट। अब मान लीजिए वहां पर जो आर्किटेक्ट थे उन्हें मेरी जो वैल्यू थी 10 लाख रुपए वो सही लगी, उन्होंने मेरा घर देखा, उन्होंने कहा कि हाँ ये 3 महीने में हो जाएगा और फिर उनने इस चीज़ को असेंट दे दिया कि ठीक है सर मैं 10 लाख में आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं 3 महीने में आपका काम करूँगा, साथ साथ मैं दूसरा कोई काम नहीं लूँगा जिससे आपके काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो यहाँ पर उन्होंने अपना असेंट देके सिग्निफाई कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया मेरे प्रपोजल को। तो यहाँ पर ये प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो गया तो ये प्रॉमिस बन गया। ठीक है, क्लॉज ए में प्रपोजल था जब तक सामने वाले व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, क्लॉज बी में प्रॉमिस हुआ जब सामने वाले व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब क्लॉज सी क्या कह रहा है? क्लॉज सी कह रहा है कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। अब यहां पर इस एग्जांपल के अंदर मैंने प्रपोजल किया कि मेरा घर रेनोवेट करना है मुझे, क्या आप 10 लाख रुपए में इसे रेनोवेट करेंगे? तो यहां पर मैं प्रोमिसर हुआ और जो आर्किटेक्ट है जिसने इस चीज को एक्सेप्ट किया वो प्रोमिसी हो गए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रन करता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। तो 2A में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रपोजल था, उसे जब आर्किटेक्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो 2B में वो प्रॉमिस हो गया। अब ये जो चीज़ है 2D कंसिडरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बाद में। 2C हमने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि ज़रूरी नहीं है बताना कि प्रोमिसर कौन है प्रोमिसी कौन है, वो मैंने आपको बता दिया। तो 2D में वो कंसिडरेशन जब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट भी हम जाके कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते कि सर मैंने उनको कहा था कि वो 10 लाख रुपए में मेरा काम करेंगे क्या, और उन्होंने मान लीजिए कि जो मेरा आर्किटेक्ट था वो नहीं आया टाइम पर या उसने काम नहीं किया या मेरी क्वालिटी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली थी, ये सब अभी हुई नहीं है, ये सब हम अभी प्रिज्यूम कर रहे हैं। तो जब तक भी वो इन्फोर्स नहीं हो सकती कोर्ट के अंदर, वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रहेगा और जिस समय भी वो इन्फोर्स हो जाएगी कोर्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कैसे इन्फोर्सेबिलिटी आएगी ये मैं आगे बताऊंगा, पर एक रफ पिक्चर में आपको बताना चाहता हूं कि पहले प्रपोजल होता है, फिर प्रॉमिस होता है, जब इसके अंदर कंसीडरेशन मिल जाती है। अब कंसीडरेशन क्या है? अब जैसे कि सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसीडरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिएगा। और इसका छोटा छोटा अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ कम शब्दों में, तो एक लैटिन मैक्सिम है क्विड प्रो क्यू, इसका मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि कुछ मैं करूँगा और कुछ आप करोगे और मिलके हम एग्रीमेंट कर लेंगे।
ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा सामने वाले व्यक्ति को कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा और आप मेरा घर रेनोवेट कर दो, तो यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 10 लाख। सामने वाला व्यक्ति अपना टाइम, अपनी लेबर, अपना समय, अपना दिमाग खर्च कर रहा है मेरे लिए ताकि मेरा घर रेनोवेट हो जाए। तो इसके अंदर दोनों तरफ से कंसीडरेशन है। उनके, मेरी कंसीडरेशन क्या रहेगी उनकी, कि वो मेरा काम कर दें, और उनके लिए कंसीडरेशन क्या होगी कि उन्हें कैसे भी 10 लाख रुपए मिल जाएं। तो यहाँ पर कंसीडरेशन सिर्फ इतनी ही बात करता है कि मेरे डिजायर पर, यानी कि वेन एवर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि या तो वो आर्किटेक्ट या उनके लेबर्स, एजेंट, जो जिनको भी उन्होंने ऑथोराइज कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनके बिहाफ पे। तो इंडियन लॉ के अंदर प्रोमिसी के साथ साथ, यानी कि आर्किटेक्ट के साथ साथ जो भी व्यक्ति उन्होंने ऑथोराइज कर रखे हैं वो भी कंसीडरेशन कर सकते हैं। पर इंग्लिश लॉ में ये नहीं होता। इंग्लिश लॉ के अंदर सिर्फ प्रोमिसी को ही, यानी कि आर्किटेक्ट को ही आना है अपनी कंसीडरेशन देने के लिए, ठीक है। तो यहां पर 3 चीजें दे रखी है इस पूरी डेफिनेशन के अंदर, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा, पर अभी सिर्फ आपको छोटा छोटा बता देता हूं कि पास्ट के लिए, यानी कि पास्ट की अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गए होते हैं या फिर पास्ट में कोई वॉलंटरी सर्विस दे दी गई होती है, तो वहां पर भी हम, जैसे मान लीजिए मेरा कोई बच्चा था, वो डूब गया, ठीक है, और डूबते डूबते एक व्यक्ति ने छलांग मारी तालाब में और उसे बचा के मेरे पास में लिया और बताया कि सर ये ऐसे डूब रहा था और मैं इसे बचा के आपके पास में लेके आया, और मैंने उसी दिन 4, 5, 10 लोगों के सामने कह दिया कि मैं तुम्हें 3 तारीख को 2 लाख रुपए दूंगा क्योंकि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। तो यहां पर उस व्यक्ति ने पहले काम किया और बाद में मैंने कंसीडरेशन के लिए मेरी तरफ से जो बात थी, मैंने कह दी कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा 3 तारीख को, ठीक है। तो ये पास्ट कंसीडरेशन, पास्ट वॉलंटरी सर्विस का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसी तरीके से ऐसा नहीं होता कि कंसीडरेशन सिर्फ प्रेजेंट में होनी चाहिए, कि मैं 10 लाख रुपए लेके रेनोवेशन के लिए आर्किटेक्ट के पास गया और उसने 10 लाख रुपए जैसे ही हाथ में लिए, दूसरे दिन ही उसने, सेम डे उसने काम चालू कर दिया। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पास्ट में हो कंसीडरेशन और एक पार्ट अभी हो जाए, या फिर प्रेजेंट में कंसीडरेशन हो, या फ्यूचर में मैं कहता हूं कि सर 3 तारीख को आप आ जाना, 3 तारीख को मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा और 3 तारीख को आप मेरा रेनोवेशन का काम कर देना पूरा, उस दिन मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है। तो यहां पर यह बता रखा है कि प्रोमिसी और एनी पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, यानी कि ये पास्ट के बारे में बता रहा है, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग जो कि प्रेजेंट के बारे में है। प्रोमिसेस टू डू, कि मैं 3 तारीख को आप आना, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, और 3 तारीख को जैसे ही आपका मेरा काम पूरा हो जाएगा उसी दिन मैं उन्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो मैंने फ्यूचर के लिए प्रॉमिस कर लिया, फ्यूचर की कंसीडरेशन है 10 लाख रुपए देना, और फ्यूचर में मेरा काम होएगा 3 तारीख को। तो प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ऐसे एक्ट और एब्सटेनेंस को हम कंसीडरेशन कहते हैं किसी प्रॉमिस की। अच्छा, बिना प्रॉमिस के कोई कंसीडरेशन हो ही नहीं सकती, इसीलिए इसके नाम के अंदर ही लिखा है कि कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो यानी कि समथिंग इन रिटर्न, आप मेरे लिए ये कर लो, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, तो ये कंसीडरेशन होती है। ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, पर जैसे जैसे हम आगे, आप जैसे जैसे सेटल होते जाएंगे हमारे साथ में, हम वैसे वैसे आगे जब जो भी वीडियोस आएंगी हम उसमें आपको कंसीडरेशन डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से कंसीडरेशन के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कि हर समय ही कंसीडरेशन सही नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि दोनों पार्ट की जगह कोई एक पार्ट कुछ ऐसा कर दे, वो भी कंसीडरेशन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं हम 2E पे, कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन ऑफ ईच अदर इज एग्रीमेंट, कि मेरी तरफ से कोई प्रॉमिस करी गई थी या फिर कहीं सारे प्रॉमिसेस मैंने किए और सामने वाली पार्टी ने कहीं सारे प्रॉमिसेस किए, और उसके बाद में जिसके अंदर कंसीडरेशन थी मेरी तरफ से 10 लाख रुपए, सामने वाले व्यक्ति की तरफ से कि मैं आपका रेनोवेशन का काम कर दूंगा, ऐसी चीजें जब साथ में मिल जाती हैं तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। पर ये याद रखिए कि 2E एग्रीमेंट है, पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये जो चीजें हैं ये दोनों ही सेक्शन 2 के अंदर आ जाती है, 2 क्लॉज G में और 2 क्लॉज H के अंदर। अब यहां पर एग्रीमेंट जिस तरीके से आप समझ गए कि प्रोमिस के प्रोमिस बदले प्रोमिस, और फिर अगर कंसीडरेशन हो जाता है तो फिर वो एग्रीमेंट हो गया। तो यहां पर सबसे पहली चीज है कि एग्रीमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक होता है वॉइड एग्रीमेंट, और दूसरा जब कभी लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, तो वो फिर बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे 2G के अंदर। मैं जानता हूं कि मैंने F क्लॉज नहीं समझाया, वो मैं समझाऊंगा, पर पहले जो जरूरी है वो समझ लेते हैं कि 2G और 2H क्या है। तो 2G कहता है कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन कहीं भी गलत तरीके से है या फिर अनलॉफुल है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कि मैंने एक दुकान खोली, मैं जैसे आजकल बहुत फेमस एग्जांपल चल रहे हैं कि हर कोई अपनी चाय की टपरी खोल रहा है, जैसे MBA चाय वाला, BTech चाय वाली वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनता हूं
और फिर मैं अपनी एक चाय की टपरी खोलता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने एक अपने शहर में एक मस्त सा एरिया ढूंढा और मैं वहाँ जाके बैठ गया और मैंने 5,000 कहीं से जुटाए और फिर मैंने अपनी चाय की टपरी खोल ली। और मेरे को पता चला कि इस बिज़नेस में काफ़ी पोटेंशियल है। दिन में मेरे पास में कम से कम 40 कस्टमर आ रहे हैं, 10 रुपये की चाय मेरी बिक रही है और मैं 400 रुपये कमा रहा हूँ। मैं आता हूँ कि घर पे आता हूँ, मैं अपना 30 दिन का रेवेन्यू देखता हूँ और उसके बाद में मैं काफ़ी संतुष्ट हो जाता हूँ कि यार इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 की हुई, पैसे काफ़ी सही आ रहे हैं। और अचानक से मुझे 1 महीने बाद पता चलता है कि मेरे यहाँ पर जो व्यक्ति चाय पीने आता था वो 1 महीने बाद मेरा ही कॉम्पिटिटर बन गया, पास में आया, अपनी खुद की चाय की टपरी लगाई और मेरे जो कस्टमर्स थे उनको बांट दिया। यानी कि जो कस्टमर्स मेरे पास पहले 100 आते थे अब सिर्फ 50 आ रहे हैं, क्योंकि 50 उसके पास भी जा रहे हैं। तो वो बेच क्या रहा है? चाय बेच रहा है ना, कुछ अमृत तो बेच नहीं रहा। मैं भी चाय बेच रहा हूँ, वो भी चाय बेच रहा है, तो यहाँ पर मेरी चीज़ें डिवाइड हो गई। तो मुझे लगता है कि यार ऐसे तो मेरा बिजनेस खराब हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि सामने वाले व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि मैं दिन के तुझे 100 रुपये दूंगा, तू तेरा बिजनेस यहाँ मत लगा, तू कहीं और जाके लगा। जो एरिया मेरा है वो मेरा है, तू यहाँ पर बिजनेस मत कर इस चाय का, तू दूसरी जगह कहीं और जाके कर, इसके लिए मैं इसके बदले में तेरे को 100 रुपये दूंगा। तो यहाँ पर मैं उसे क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं उसका रिस्ट्रेंट इन ट्रेड कर रहा हूँ, मैं उसे रोक रहा हूँ उसका राइट यूज करने के लिए। वो बिजनेस कहीं भी कर सकता है, वो किसी भी रोक टोक से दूर हो सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता, ये सबका लीगल राइट है। तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं तुझे 100 रुपये दूंगा और तू यहाँ पे बिजनेस मत कर। तो ये रिस्ट्रेंट इन ट्रेड है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो कंसीडरेशन है, यहाँ पर जो कंसीडरेशन है वो गलत है कि मैं एक तरफ उसे 100 रुपये दे रहा हूँ और फिर मैं उसे कह रहा हूँ तू यहाँ बिजनेस मत कर। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जिनकी कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगी वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। ये ऐसे एग्रीमेंट्स को हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, ये पहले ही वॉइड हो जाते हैं। अब इसके अपोजिट में जैसे मैंने आपको समझाया सेक्शन 2 क्लॉज जी, वैसे ही सेक्शन 2 क्लॉज एच होता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी भी एग्रीमेंट को जब एनफोर्समेंट मिल जाती है, अब एनफोर्समेंट कैसे होती है? मान लीजिए बिग बिलियन डे की सेल आई, सितंबर में आती है, दिवाली से पहले आती है। मान लीजिए इसी महीने आ गई बिग बिलियन डे, और आजकल आईफोन का काफ़ी क्रेज़ है हमारे यूथ के अंदर। 15-15 साल के बच्चे आईफोन लेके घूम रहे हैं, और जब हम 10th में थे तो शायद हमारे पास कीपैड भी नहीं था। तो मान लीजिए एक कॉलेज गोइंग बच्चा था, उसने बोला कि पापा मैं फर्स्ट ईयर है, मुझे आईफोन चाहिए। और उस समय आईफोन 13 की प्राइस चल रही थी बिग बिलियन डे पे 50,000 रुपये। तो उसके पापा ने उसके लिए आईफोन बुक कर दिया कि भाई मेरे बच्चा कॉलेज में आ गया है, जैसे बहुत बच्चे ने बड़ा बिजनेस खोल लिया है, बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है लाइफ में, तो बच्चे को आईफोन दिलाना ज़रूरी हो गया है। तो फिर उस बच्चे को उसके पिताजी ने आईफोन ऑर्डर कर दिया अमेज़ॉन से, और जब वो पार्सल आया तो बच्चा खोलता है और वहाँ पर देखता है कि उस पार्सल में सिर्फ साबुन भरे पड़े हैं, यानी कि कोई XYZ कंपनी का साबुन उस पार्सल के अंदर आया पर आईफोन नहीं आया। यानी कि 50,000 के 2 साबुन मिल गए उनको। पर उन्होंने मंगवाया क्या था अमेज़ॉन से? उन्होंने अमेज़ॉन से मंगवाया था आईफोन, और आया क्या? साबुन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है, क्या वो दोनों पापा और बेटे कोर्ट में जा सकते हैं इस एग्रीमेंट को बोलने के लिए कि सर यहाँ पर ना हमारे साथ चीटिंग हुई है, इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने अमेज़ॉन के साथ किया था वहाँ पर हमारे साथ ही फ्रॉड हो गया? तो जी हाँ, वो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसे इंक्लूड थे। उनका इंटेंशन था कि वो लीगल इंटेंशन था उनका कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अमेज़ॉन के साथ, वो अपने हार्ड अर्न मनी से 50,000 रुपये देंगे और अपने बच्चे के लिए आईफोन ले लेंगे। पर उसके बदले अमेज़ॉन की तरफ से आता है उनके पास में 2 साबुन। तो यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट्स जब कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाते हैं, जब वो लॉ से एनफोर्स हो जाते हैं कि दोनों व्यक्तियों का इंटेंशन था, लीगल इंटेंशन। अमेज़ॉन तो भाई सेलर है ना, उसे बेचना है, वो बेचेगी, और अगर वो गलत चीज़ बेचेगी तो उसके खिलाफ सूट भी फाइल होंगे। तो यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। यहाँ पर 2E जो मैंने बताया था एग्रीमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2G के अंदर और 2H में, दोनों ही मैंने आपको समझा दिए। अब 2F ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। और अमूमन लोग ना एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो समझने की बात है 2F के अंदर कि प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन, कि प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। मैंने जैसे नीचे भी लिख रखा है कि अ प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस। मैंने मेरे एक दोस्त को कहा कि मैं तुझे टेडी बियर दूंगा और तू मुझे उसके बदले में जो ये चॉकलेट रखी है फ्रिज के अंदर ये मुझे दे दे। तो ये एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गई कि मैंने उसे कहा कि मैं तुझे टेडी बियर दे देता हूँ और तू मुझे चॉकलेट दे दे जो तेरे फ्रिज में रखी है। तो यहाँ पर प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो प्रॉमिस के बदले जो प्रॉमिस होती है उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। हालांकि हमारे बैरेक्ट के अंदर प्रॉमिसेस सिर्फ
रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सिर्फ 2F के अंदर बता रखी है, पर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ कि प्रोमिसेस भी, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी दो टाइप की होती है। पहली होती है इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, दूसरी होती है म्यूचुअल रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होती है कि मेरी प्रॉमिस से सामने वाले की प्रॉमिस का कोई मेल ही नहीं है, दोनों ही अलग हैं, दोनों ही बिल्कुल जुदा हैं, पर फिर भी वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होंगी। जैसे कि मैंने कहा मेरे दोस्त को कि मैं तुझे टेडी बियर दे देता हूं और उसने मुझे उसके बदले में टॉफीज दे दी, ठीक है। तो इफ इट स्टेट्स दैट टू प्रोमिसेस ऑफ द पार्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई मेल ही नहीं है दोनों का। पर दूसरे पार्ट में हम बताते हैं कि म्यूचुअल रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी होती हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ करेगा तो फिर मैं कुछ करूंगा, ठीक है। और हम दोनों की प्रोमिसेस इतनी ज्यादा मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि अगर वो कुछ नहीं कर पाता तो फिर मैं भी कुछ नहीं करूंगा। अब इसका एक एग्जांपल, जैसे पहले हम एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं कि व्हेन द परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी, अदर पार्टी, इफ द फर्स्ट पार्टी फेल्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस, पहली पार्टी अगर परफॉर्म करने में फेल हो जाती है तो देन इट विल बी इम्पॉसिबल, मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा सेकंड पार्टी के लिए टू परफॉर्म द साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरा शिपिंग का बिजनेस है और मेरी शिप्स देश विदेश में जाती रहती हैं। तो मेरा एक नोन कस्टमर था जो मैं काफ़ी टाइम से उसके साथ बिजनेस कर रहा था। एक बार वो आता है मुझे कि कहता है कि सर मेरी ये 4 कंसाइनमेंट है, आप इसे यूक्रेन भेज दीजिए। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं मेरी जो शिप है यूक्रेन के लिए 13 सितंबर को निकलेगी, आप 12 सितंबर को आइए और मेरे लिए मेरा जो ये आपका जो कंसाइनमेंट है वो मेरी शिप पे लोड करवा दीजिए। इसके लिए हमने फॉर्मेलिटीज़ कर ली और पर वो व्यक्ति, मैं उसका इंतज़ार करता रहा। 12 तारीख को वो आया नहीं, मैंने उन्हें फ़ोन भी ट्राई करा फिर भी वो नहीं आए। और 13 तारीख को मेरे जो बाकी सारे कंसाइनमेंट थे वो तो यूक्रेन के लिए निकलने के लिए तैयार थे, पर जो वो व्यक्ति थे मेरे नॉन कस्टमर, उनका कंसाइनमेंट नहीं आया। तो ऐसे में मैं अपनी शिप लेके निकल गया। पर फिर वो व्यक्ति जो मेरा नॉन कस्टमर था वो 15 तारीख को मेरे पास आते हैं कि सर आपने मेरा कंसाइनमेंट लेके नहीं गए। तो हमारी बात क्या हुई थी इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले कि आप 12 तारीख को ये कंसाइनमेंट मेरे शिपयार्ड पे ले रखे जाएंगे, फिर मैं उसे लोड करवाऊंगा और 13 तारीख को मेरी शिप यूक्रेन के लिए निकल जाएगी। तो जब जो मेरा नॉन कस्टमर था उसने अपनी तरफ का प्रॉमिस पूरा ही नहीं किया, तो फिर मैं कैसे मतलब मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल हो गया कि मैं अपने पार्ट का प्रॉमिस पूरा करूं। तो यहाँ पर यही म्यूचुअल रेसिप्रोकल प्रॉमिस का एक एग्जांपल है कि वो जो व्यक्ति था उसने इम्पॉसिबल कर दिया मेरे लिए अपने पार्ट का प्रॉमिस पूरा करने के लिए। तो ये 2 टाइप्स हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के, इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस और म्यूचुअल रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब इसका एक फेमस केस है शांति बिल्डर्स वर्सेस CIBA इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। इसमें यही हेल्ड करा गया है कि कंडीशनल प्रॉमिसेस जो भी होती हैं उसमें अगर फर्स्ट पार्टी ये नहीं कह सकती अदर पार्टी को कि आप प्रॉमिस करो विदाउट परफॉर्मिंग देयर ओन पार्ट, मतलब खुद का पार्ट आपने करा नहीं, आपने कंसाइनमेंट 12 तारीख को मेरे शिपयार्ड पे नहीं पहुंचाया और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं उस कंसाइनमेंट को लेके यूक्रेन पहुंच जाऊं। मैं उनके घर तो आऊंगा नहीं कि आप ये कंसाइनमेंट मेरे ट्रक में लोड कराइए, मैं शिपयार्ड तक जाऊं। बात हमारी क्या हुई थी कि आप रख के जाएंगे, मैं लोड करवाऊंगा और मैं 13 तारीख को यूक्रेन के लिए रवाना कर दूंगा मेरा शिप। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये काफ़ी फेमस केस है शांति बिल्डर्स वर्सेस CIBA इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। सेक्शन 2 में जो पार्ट्स हमारे रह गए थे वो है IJ। अब इसमें जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है 2I के अंदर, 2J में अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अब 2I को मैं आपको बताता हूं कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये जो हम बातें हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे, पर आगे चल के अगर कोई भी एक पार्टी रिवोक कर देती है कि सर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना या ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किसी भी गलत तरीके से हुआ था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए मेरी एक जमीन थी, पुश्तैनी जमीन थी, और मैं उस पुश्तैनी जमीन पे खेती करता था। फिर अचानक से एक बाहुबली आते हैं, उनको मेरी ज़मीन काफ़ी पसंद आती है कि हाईवे पे ज़मीन है, इस पे मैं मॉल कोई भी होटल कंस्ट्रक्ट करके काफ़ी पैसे कमाऊंगा, और ये जो व्यक्ति है इसकी ज़मीन की कीमत है 50 लाख, मैं इसे दे देता हूँ 55 लाख रुपए। तो ये बेचेगा ही कि अगर मेरी ज़मीन की कीमत 50 लाख है और मुझे, मतलब अमूमन लोग कर लेते हैं कि भाई प्रॉफिट जहाँ दिख रहा है वहाँ पर ले लिए, पर कई बार लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं अपनी ज़मीन से। तो मुझे वो ज़मीन नहीं बेचनी थी, उसके लिए 50 लाख मिले या 1 करोड़ मिले, और वो बाहुबली आए अपने लोगों के साथ में, मुझे बोलते हैं कि ये ज़मीन आपकी है। मैंने कहा हाँ मेरी है। बोलते हैं कि मुझे ज़मीन खरीदनी है, इसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है 50 लाख है, मैं इसके लिए आपको 55 लाख देने को तैयार हूँ। तो मैं उनकी बातें सारी सुनता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, तो मेरे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इस ज़मीन के लिए, और मैं इस ज़मीन को कितने भी वैल्यू में नहीं बेचूंगा। पर वो क्या करते हैं कि फिर वो बाहुबली हैं और मैं एक सीधा साधा व्यक्ति, उन्होंने मेरे सर पे बंदूक रखी और मुझे कहा
कि ये ज़मीन मैं 55 लाख में आपसे ले रहा हूँ, इस पेपर पे साइन करिए, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करिए। तो अब जब जान का जोखिम है तो अच्छा व्यक्ति फिसल जाता है, तो मैंने भी अपनी ज़मीन के कागज़ पे साइन कर दिया सेल लेटर पे, और फिर वो ज़मीन मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दी। अब मैं काफ़ी दुखी था, 55 लाख फिर भी मेरे अकाउंट में आ चुके थे, फिर भी मैं दुखी था क्योंकि मुझे 55 लाख से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे को वो ज़मीन बेचनी ही नहीं थी। अब मैं कोर्ट में जा सकता हूँ इसके लिए कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे दिख रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी थी जिसको मैंने अपनी ज़मीन बेची है, उसने मुझे फोर्स किया, कोएर्जन किया मेरे साथ में, जो कि आगे हम बताएंगे, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो 3-4 चीज़ें होती हैं, ऐसे इनके साथ जो इनको रख के जो एग्रीमेंट होंगे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। तो मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ कि सर ये जो ज़मीन थी, ये मेरी ज़मीन मुझसे मेरी इच्छा के बिना ली गई है, तो ये कोएर्जन था। और यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट्स को जो भी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, क्योंकि पेपर्स तो सारे लीगल हैं, उन पे स्टाम्प लगा है, उस पर सब कुछ है, कोर्ट सब कुछ जमा हुआ है, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करी है उस ज़मीन की, तो ऐसे एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ तो है, पर सिर्फ एक पार्टी के लिए, क्योंकि जिसने 55 लाख दिए हैं उसके लिए है, पर मेरे साथ तो कोएर्जन हुआ था। तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बाद में भी कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये मुझे कोएर्जन में किया था या अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया था, मिस रिप्रेजेंटेशन में किया था। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि 2 क्लॉज I में दे रखे हैं। लास्ट जो चीज़ है वो है 2 क्लॉज J, ये हमारी बैरेक में दे रखा है 2 क्लॉज J। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, इनको कहते तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैं, पर अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी इनका एक नाम हो सकता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो भी लड़के होंगे वो मुझसे रिलेट करेंगे कि हम लोग ना, मेजॉरिटी ऑफ द लड़के कि हम लोगों को कार का काफ़ी क्रेज़ रहता है बचपन से, और मैं जब मानता हूँ कि जो लोग भी कार के लिए काफ़ी एंथुसियास्ट हैं वो डीजल कार्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर अ पेट्रोल कार। तो मैंने एक अच्छी सी गाड़ी 20 लाख रुपए कहीं से जुटा के मैंने टाटा की हैरियर कार बुक कर दी टाटा शोरूम पे जाके, और मैंने कहा कि सर मुझे डीजल का जो भी अच्छा वेरिएंट है वो मुझे चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि सर पेट्रोल कार ले लो, पर मैंने कहा नहीं, मुझे डीजल कार ही पसंद है, तो मैं डीजल कार ही लूँगा। और टाटा हैरियर एक बीस्ट कार है, और तो मुझे लगा कि यार काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, सोसाइटी में लोग जानेंगे, अच्छी गाड़ी ले ली 20 लाख रुपए में। और टाटा हैरियर काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करती है, कोई छोटा व्यक्ति बैठ जाए, कोई बड़ा व्यक्ति बैठ जाए, जो उससे उतरेगा हर इंसान सोचेगा कि भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट देखी, काफ़ी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के बाद मुझे टाटा हैरियर बहुत पसंद आई। मैंने टाटा शोरूम पे जाके कहा कि ये गाड़ी मेरे लिए 20 लाख में आप बुक कर दो, ठीक है। और डीजल गाड़ी मैंने बुक कर दी, 1 महीने बाद मेरी डिलीवरी थी। अब अचानक से मैं रात में सो रहा था, और मैं 11 बजे सो जाता हूँ, और जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि सुबह सुबह एक मीडिया में न्यूज़ आई है कि किसी देश के, मतलब ऐसे हमारे ही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज से भाइयों और बहनों डीजल कार्स बैन हो जाएंगी आज रात 12 बजे से के बाद। तो वैसे ही 12 बजे के बाद में मेरी जो डीजल कार थी उस पर भी बैन लग गया। मैंने बुकिंग अमाउंट दे रखा है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जो भी दिया था, और उसके बाद में 12 ही बजे मेरी डीजल कार पे बैन लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अब इस देश के अंदर कोई भी डीजल कार ना कोई व्यक्ति खरीद सकता है, और जिसके पास है वो इस तारीख तक चला लो और उसके बाद में उसे क्रश करवा दो। तो फिर टाटा शोरूम का मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आता है, हालांकि ये वीडियो मैंने पहले देख ही ली थी, मुझे लगा क्या पता मेरी डिलीवरी मुझे मिल जाए। फ़ोन आता है कि सर हम लोग आपकी डिलीवरी नहीं कर पाएंगे 15 दिन बाद कार की, आप इसके बदले में पेट्रोल कार पे स्विच कर लो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हम दोनों के बीच में कि इस तारीख को फलाना तारीख को मुझे कार मिल जाएगी और डीजल कार का ये वेरिएंट मुझे मिल जाएगा। पर अब जब मैंने बुकिंग अमाउंट दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है टाटा के साथ में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहले कॉन्ट्रैक्ट थे पर कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ सिचुएशंस की वजह से इन्फोर्स होने के लिए, लॉ के थ्रू इन्फोर्स होने के लिए स्टॉप हो गए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं। और व्हेन इट्स सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल, जब वो इन्फोर्सिएबल होने से रुक जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप देखेंगे बैरेक में तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल है कि प्रॉमिसरी नोट जो होते हैं उन्हें हमें सफिशिएंटली स्टाम्प करके कोर्ट में देना पड़ता है। अगर किसी भी तरीके से ये इनसफिशिएंटली स्टाम्प है तो ये प्रॉमिसरी नोट वॉइड होंगे कोर्ट में। तो वही चीज़ 2J के अंदर है। मेरे एग्जाम्पल से अगर आप रिलेट कर पाएँ तो जो भी चीज़ लॉ को कहीं से भी अफेक्ट कर रही है और किसी भी समय अफेक्ट कर रही है और जिस समय लॉ उसे एनफोर्सिएबल नहीं मानता, वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो लास्ट स्लाइड है, इलीगल एग्रीमेंट्स। ये हमारी बैरेक्ट में नहीं दे रखा, पर फिर भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे देश के अंदर। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं
कि दोज एग्रीमेंट्स विच आर वॉइड बिकॉज दे आर अगेंस्ट द लॉ बना है, उसके खिलाफ अगर मैं कुछ करूंगा तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे। मान लीजिए हेलमेट लगाना है और मैं हेलमेट लगाए बिना अपनी बाइक को घुमा रहा हूँ और किसी पुलिस वाले ने मेरा चालान काट दिया, तो यहाँ पर मैं लॉ को अवॉइड कर रहा हूँ। पर ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास में आता है और मुझे बोलता है कि सर आप एक काम करिए, मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा, आप मेरा एक दोस्त है उसको टक्कर मार दीजिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में मेरे से अच्छा कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सर 3-4-10 दिन का बेड रेस्ट आ जाए तो उसे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसके खिलाफ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं 3 लाख रुपए आपसे ले लेता हूँ और मैं अपनी बाइक लेके जाऊँगा और उसकी बाइक में टक्कर मार दूंगा। पर फिर अचानक से मेरा दिमाग या फिर मेरे जो लोग हैं, जो मेरे क्लोज्ड वंस है, जिनके साथ मैं बातें शेयर करता हूँ उन्होंने मुझे कहा कि ये तू जो कर रहा है गलत है, मतलब कैसे मेरा ज़मीर मानता है। तो फिर मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं जाता और मैं कहता हूँ कि भाई मैं ये तेरा जो काम है ये काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति जिसने मुझे 3 लाख रुपए देने का वादा किया है वो पहुंच गया कोर्ट। वो कहता है कि सर मैंने फलाना आदमी को 3 लाख रुपए दिए थे और अब वो कहता है कि मैं आपका ये काम नहीं करूंगा। तो कोई जज पूछते हैं कि क्या काम था, फिर वो अपना काम एक्सप्लेन कर देता है कि सर मैंने इस काम के लिए उनको पैसे दिए थे, अब वो नाटक कर रहे हैं काम करने के लिए। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स है ना, ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकते क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये इलीगल एग्रीमेंट्स हैं। जैसे स्मगल्ड ओपीएम के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि ओपीएम है, आप इसको स्मगल कर दो। कई बार हम लोग देखते हैं काफ़ी सारी मूवीज़ होती हैं, जैसे रईस मूवी में शाहरुख खान जब छोटा था तो उसके बैग में शायद गन्स थी या ओपीएम था या गांजा था, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पर उनको बोला गया था कि आप इस चीज़ को, जैसे शायद शराब थी वो, हाँ, तो गुजरात जैसे कि ड्राई स्टेट है, वहाँ पर शाहरुख खान के बैग के अंदर डालते थे। जो भी स्मगलर थे वो लोग कहते थे कि बैग में लेके इस चीज़ को आगे चले जाओ और वहाँ पर सप्लाई कर देना। तो ये जो इलीगल एग्रीमेंट से, मान लीजिए शाहरुख खान उस समय नहीं जाता, वो दारू की बॉटल्स कहीं और ले जाता, तो वो जो व्यक्ति थे, स्मगलर्स थे, वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि शाहरुख खान ने उस टाइम पे मेरी जो चीज़ें थी वो सप्लाई नहीं करी जिसके लिए उसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था। तो ये एग्रीमेंट ही इलीगल है, तो ऐसी चीज़ों को हम एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट में। ये हमारी डायरेक्ट में नहीं दे रखा है, पर फिर भी अमूमन पूछ लिया जाता है मेंस के अंदर कि व्हाट आर इलीगल एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिर्फ 2 स्लाइड्स बची है। जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज ए में ऑफर समझाया था कि ऑफर क्या होता है और प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल इंडियन लॉ में, ऑफर इंग्लिश लॉ के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल और ऑफर क्या होता है, दोनों ही सेम चीज़ होती है। अब ऐसे ही हमने कई बार हमारे लॉ स्कूल्स में जब हम पढ़ते थे, या फिर आप अभी अगर भी फिर भी पढ़ रहे हैं, या आपने क्लेट की प्रिपरेशन करी हो, या आपने कोई भी लीगल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करी हो, तो एक इन्विटेशन टू ऑफर का कंसेप्ट आता था और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे और उसमें गलत मार्क करके आते थे। तो मेरा जो लास्ट स्लाइड है वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में है। मैं समझाना चाहता हूँ कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, और अक्सर जुडिशरी के एग्जाम में भी इन्विटेशन टू ऑफर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर परचेजर जो होता है वो खुद ही ऑफर करता है। अब कैसे करता है ये बात आपके भी समझ में नहीं आई, और जब तक मैं इस लाइन को पढ़ूंगा तो मेरे भी समझ में नहीं आई, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। तो विदाउट एक्सप्रेसिंग द फाइनल विलिंगनेस प्रपोजेस सर्टेन टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर है। मान लीजिए मेरा एक मॉल है, मैं एक अच्छा खासा रईस व्यक्ति हूँ और मैंने एक मॉल खोल लिया फलाना शहर में, और वहाँ पर मैंने चीज़ें सजा दी कि भाई ये मेरी चीज़ें हैं, आप लोग आइए खरीदिए, मॉल है, मैं आपकी बिलिंग करवाऊँगा। और उसके बाद में लोग आते हैं, वहाँ से एक मैगी का पैकेट उठाते हैं। मैगी का पैकेट था 30 रुपये का, वो लेके आते हैं मेरे बिलिंग काउंटर पे। वो कहते हैं सर 30 रुपये दो और करो इसका पेमेंट और मेरे को मैगी ले जान दो। तो आप बताइए कि वो मैगी लेके मेरे पास आए, मुझे सिर्फ 30 रुपये लेने हैं, चीज़ मेरी वो ले रहे हैं, 30 रुपये मुझे वो दे रहे हैं, तो ये ऑफर हुआ या इन्विटेशन टू ऑफर हुआ? ये इन्विटेशन टू ऑफर हुआ। अब क्यों हुआ? कि मैंने वो चीज़ें वहाँ पर इन्वाइट करने के लिए लोगों को रख रखी हैं कि भाई आप आइए, देखिए, पसंद करिए, और फिर अगर पसंद आ जाए तो मेरे पास लेके आइए। तो यहाँ पर वो व्यक्ति ने वहाँ से मैगी उठाई, मेरे बिलिंग काउंटर पे लाया। अब वो व्यक्ति ने मेरा इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट किया है। अभी यहाँ पर कोई ऑफर नहीं हुआ, कोई प्रॉमिस नहीं हुई। जैसे ही वो बिलिंग काउंटर पर लेके उसने रखी, इसका मतलब जो परचेजर है यानी कि वो व्यक्ति, उसने ऑफर किया मुझे कि सर ये मैगी का पैकेट जो है 30 रुपये का, ये आप मुझे दे दीजिए। मैंने उसके बदले में उनसे 30 रुपये लिए, उनका बिल बनाया और मैंने उन्हें जाने दिया। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने मेरा सामान उठाया, मेरे बिलिंग काउंटर पे रखा, वहाँ पर उस व्यक्ति का वो ऑफर मुझे था मेरे ही सामान के लिए, और मैंने जैसे ही 30 रुपये उनसे लिए, मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया और ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर परचेजर जो होते हैं वो खुद ही ऑफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके लिए काफ़ी फेमस केस है हार्वे वर्सेस फेसे का केस।
इसको हम बम्पर हॉल पेन केस भी कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी के तौर पे है, आप ये मत समझिए कि कोई पेन का केस है। ये जो प्रॉपर्टी थी उसका नाम था बम्पर हॉल पेन केस, बम्पर हॉल पेन उस प्रॉपर्टी का नाम था। तो ये जो केस था ये इसी तरीके से नाम से फेमस होने लग गया। तो अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि बम्पर हॉल पेन किससे रिलेटेड है, तो इन्विटेशन टू ऑफर से रिलेटेड है बम्पर हॉल पेन केस। अब इसके फैक्ट्स क्या कहते हैं, अब इसके फैक्ट्स समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अब मैं इसको समझाने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा सपना था जिस तरीके से कि मैं एक टाटा की हैरियर गाड़ी खरीद लूँ, और मैं खरीद के लिए आता हूँ। और टाटा की हैरियर गाड़ी के ऊपर 2-2 साल की बुकिंग चल रही है टाटा शोरूम के अंदर। तो मैं लेके आया अपनी मन पसंदीदा कलर का ब्लैक एडिशन में लेके आया, डार्क एडिशन, और मैंने लाके सोसाइटी में खड़ी कर दी। अब मेरा एक पड़ोसी आया, उसने मुझे कहा कि सर गाड़ी बढ़िया है। तो मैंने कहा कि सर 20 लाख रुपए दिए, गाड़ी बढ़िया क्यों नहीं होगी, और इतना इंतज़ार है लोगों को, मतलब 2-2 साल तक की वेटिंग है, तो फिर गाड़ी अमूमन लोगों को पसंद आती है। जिस चीज़ पे ना इंसानी फितरत ये होती है कि जिस चीज़ों के लिए किसी को इंतज़ार करना पड़ता है ना, तो सामने वाले व्यक्ति चाहता है कि इसे मैं कैसे भी हासिल कर लूँ। तो वो मुझे कहता है कि सर कम से कम कितने रुपए में बेच दोगे इस गाड़ी को। तो मैं बोलता हूँ कि 19,50,000 में तो बेच दूंगा, क्योंकि 20 लाख की मैंने खरीदी, अब शोरूम से निकल चुकी है, 19,50,000 में तो मैं बेच ही दूंगा। तो वो कहता है कि मैं 19,50,000 आपको देने को तैयार हूँ। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वैसे ही तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और ये किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी लोएस्ट प्राइस कोट कर दो। यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला कि सर मैं 19,50,000 में इस गाड़ी को बेचने के लिए तैयार हूँ, क्या आप 19,50,000 में इस गाड़ी को खरीदेंगे? तो ये इस तरीके से तो हमारी बात हुई नहीं थी। उनने सिर्फ मुझसे चलते फिरते पूछ लिया कि सबसे कम से कम में कितने बेचोगे। तो मैंने कहा कि 19,50,000 में तो बेच ही दूंगा। तो ये किसी भी तरीके से कोई ऑफर नहीं हुआ, कोई प्रॉमिस नहीं हुई, इसकी कोई कंसिडरेशन नहीं थी, ये कहीं भी एनफोर्सेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। ये सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर होगा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि कम से कम में कितने में बेचोगे, मैंने बता दिया। ये उसके थ्रू कोर्ट में नहीं जा सकते कि सर इन्होंने कहा था कि मैं 19,50,000 में बेचूंगा और गाड़ी मेरी हो गई है, सर प्लीज़ इनको बोलिए कि मुझे पोजीशन ट्रांसफ़र करें, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। नहीं, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। इसी तरीके से फैक्ट्स ये कहते हैं कि प्लेंटिफ ने ऑफर किया एक प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि जो डिफेंडेंट था, ये प्लॉट जो था बम्पर हॉल पेन प्रॉपर्टी ये डिफेंडेंट की थी। प्लेंटिफ ने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है सर कितने कम से कम रुपए में आप बेच दोगे, मुझे कोट कर दो लोएस्ट प्राइस। तो वहाँ पर उन्होंने कहा $900 के अंदर, मैं $900 में मैं आपको ये प्रॉपर्टी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है मैं बेच दूंगा आपको। उसने ऐसा नहीं कहा था, मैं एक लोएस्ट प्राइस मेरे लिए $900 है। तो उसने कहा ठीक है मैं $900 देने को तैयार हूँ, ये प्रॉपर्टी आप मुझे बेच दो। तो ये जो चीज़ थी ये कहीं भी ऑफर नहीं है, ये कहीं भी एग्रीमेंट नहीं है, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर था प्लेंटिफ के द्वारा। और अगर डिफेंडेंट हमारा इसे एक्सेप्ट करके बोलता कि ठीक है मैं ऑफर करता हूँ कि $900 में आप ये प्रॉपर्टी मुझसे खरीद लीजिए, और फिर प्लेंटिफ $900 देके वो प्रॉपर्टी खरीद लेता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता। पर यहाँ पर लोएस्ट प्राइस की बात थी, तो ये सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है। तो प्लेंटिफ रेडी था परचेज के लिए, पर डिफेंडेंट ने रिफ्यूज कर दिया बेचने से। तो यहाँ पर यही हेल्ड हुआ था कि सिंपली कोटिंग द लोएस्ट प्राइस कुड ओनली अमाउंट टू इन्विटेशन टू एन ऑफर, कि मैं कम से कम तो इतने बेच ही दूंगा। तो ये जो लोएस्ट प्राइस कोट करने का मतलब ये नहीं होता कि ये ऑफर था और इसको एक्सेप्टेंस होती है, प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जैसे कि एक लास्ट केस है, इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम्स में आप लिखिएगा कि फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट सदर्न लिमिटेड। अब इस केस में जैसे कि मैंने आपको मॉल का एग्जांपल दिया था, वैसे ही मेडिकल स्टोर होते हैं जहां पर हम अपने आप जाके दवाइयां चुनते हैं और हम जाके कैश काउंटर पे देते हैं और जमा करा देते हैं और बोलते हैं कि इसका पैसा कितना हुआ हमें बताओ, और हम इस पैसे को देके दवाइयां घर ले जाना चाहते हैं। वैसे ही पिकिंग अप अ मेडिसिन फ्रॉम अ शेल्फ डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस एन ऑफर। ये कोई ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं है। मेडिकल वाले ने उन शेल्फ के अंदर उस दवाइयों को बेचने का ऑफर नहीं लगा रखा कि ये ऑफर है। वो सिर्फ इन्वाइट कर रहा है कस्टमर को, देखिए आइए पसंद करिए, समझ आए तो मेरे पास लाइए और मुझे ऑफर करिए, फिर मुझे अगर अच्छा लगता है आपको ऑफर तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और फिर मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली कर दूंगा। तो यहाँ पर पिकिंग अप अ मेडिसिन फ्रॉम अ शेल्फ डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस टू ऑफर, इट इज मियर इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, ये सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा पहला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होता है। मुझे विश्वास है मेरी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और जो इनिशिएटिव हम लोगों ने उठाया है कि हम सारी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, जो भी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जुडिशरी से रिलेटेड, हम उन्हें यूट्यूब पे फ्री में डालेंगे। हमारी मेहनत, हमारी और हमारी जो इच्छाएं हैं आपको लेके, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।